की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक टाइम पर हर तरह के जीव जंतु और गॉड्स सब आपस में मिलकर रहा करते थे, पर ये हमेशा नहीं चल पाया और उनमें झगड़े शुरू हो गए और इस झगड़े में गॉड के 46 बच्चों के ब्लड को सील कर दिया जाता है और तब जाकर सब शांत होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक न्यूली वेडेड कपल को देखते हैं। वो एक फ़ोटोशूट के लिए जंगल आए हुए होते हैं और उनका फोटोग्राफर उन्हें उस जंगल के बारे में कहानियाँ बताता है कि कहा जाता है कि मॉन्स्टर गेट को हेल से आने से रोकने के लिए गॉड ने अपने 46 बच्चों के स्टैचूज बनवा दिए हैं और उन्हें दौल ह्यूबैंग कहा जाता है और उस गेट को ब्लॉक कर दिया और वो दौल ह्यूबैंग कहीं और नहीं इसी जेजू आइलैंड पर है और वो जो स्टैचूज़ है वो 46 से ज़्यादा है क्योंकि गॉड ने असली को छुपाने के लिए कुछ नकली भी बनाए थे। और ये सब बात करते करते वो लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 2 दौल ह्यूबैंग के स्टैचूज़ थे और वो कपल उसके पास जाकर उसे देखने लग जाते हैं और फोटोग्राफर कुछ ही दूरी पर अपना कैमरा सेट कर रहा होता है। तभी अचानक से एक दौल ह्यूबैंग का स्टैचू टूट जाता है। फोटोग्राफर को तो पता नहीं चलता पर दोनों कपल उसे देखने लग जाते हैं और तभी वहाँ से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और उनके अंदर घुस जाता है। तभी ब्राइड खांसती है और उसके मुंह से अजीब सा कीड़ा निकलता है और इधर फोटोग्राफर जब ध्यान देता है तो उसे वो कपल कहीं नज़र नहीं आ रहे होते हैं तो वो उन्हें ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि ग्रूम तो उसके पीछे खड़ा है और उसके बॉडी से कुछ कांटे जैसा निकल रहा होता है और वो धीरे धीरे डेविल में कन्वर्ट हो जाता है और फोटोग्राफर को अटैक करने लगता है। तभी उसके मुंह से एक तलवार जैसा घुसता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे फर्स्ट मेल लीड की। फिर दूसरी तरफ हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी फादर को एक पोस्टर दिखाता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर फादर घबराने लगते हैं और एक दूसरे प्रीस्ट को बुलाने को कहते हैं और ये दूसरा प्रीस्ट कोई और नहीं हमारा सेकंड मेल लीड होता है जिसका नाम जॉन होता है। और एक औरत को एक आत्मा ने पोजेस कर लिया होता है और जॉन उसका एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है। वो हेडफोन्स लगाया हुआ होता है और बहुत ही शांत था, जैसे उसके लिए ये कोई नई और बड़ी बात नहीं। फिर शॉन फादर से जाकर मिलता है। वो उसे वही ब्लड वाला पोस्टर दिखाते हैं तो वो पूछता है कि इस पोस्टर में वो औरत कौन है। तो फादर बताते हैं कि बहुत टाइम पहले बुरी शक्ति अच्छाई पर भारी पड़ने लगी थी, तब ये औरत सेवियर बनकर दुनिया को बचाने आई थी, पर वो अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही मार दी गई थी और अब फिर से दुनिया में बुरी शक्ति फैलने वाली है और उन लोगों ने काफ़ी पहले ही नया सेवियर भी ढूंढ लिया है और उस पर नज़र भी रखे हुए हैं और उस लड़की की किस्मत उसे फिर से उस आइलैंड पर लेकर जाएगी और फादर जॉन को उस आइलैंड में जाकर उस सेवियर की हेल्प करने को कहते हैं ताकि वो दुनिया को बचा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मिनू होता है उसे देखते हैं जो कि किसी पेंटिंग के बारे में बता रही होती है और वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं जिसमें से एक देहान होटल के बारे में पूछता है। फिर मिनू बताती है कि ये सारी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स वो देहान होटल के हर कमरे में रखेगी जिससे उनके कस्टमर्स उन पेंटिंग्स को अच्छे से देख सके। फिर नेक्स्ट सीन में मिन्हू अपने सेक्रेटरी के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मिन्हू की आंट जो कि देहान होटल की ओनर भी है वो आती हैं और गुस्से से मिन्हू को कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ही होटल की न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़कर पता चलती है। फिर मिन्हू कहती है कि देहान एक ऐसा होटल है जिसकी ग्रोथ हर साल नेगेटिव में होती है तो मुझे तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो उसकी आंट कहती है कि मेरा होटल है, मुझे चिंता करने दो। फिर मिन्हू बताती है कि देहान होटल के 40% शेयर्स देहान ग्रुप के हैं और बाकी के 25% मेरे डैड के हैं और आपके 17 है और मेरे 18 है और मैं अपने डैड यानी CEO वान देहान की सक्सेसर हूँ तो मेरा चिंता करना तो बनता है। फिर मिन्हू की आंट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मिन्हू कहीं जा रही होती है तो अचानक से उसकी कार की किसी कार से टक्कर हो जाती है। तो मिन्हू का सेक्रेटरी कार से निकलकर देखता है तो कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग होते हैं और उसके साथ बहस करने लग जाते हैं। सिचुएशन संभालने के लिए मिन्हू खुद कार से निकलकर माफ़ी मांगने लग जाती है और अपने सेक्रेटरी को भी माफ़ी मंगवाती है, पर वो लोग सेक्रेटरी को बुली करने लग जाते हैं। तो मिन्हू गुस्से में उनमें से एक को टैकल करके गिरा देती है और दूसरा आदमी उसकी ऐसा करते हुए वीडियो बना लेता है।
और मिनू को पता नहीं होता, लेकिन वो लोग मिनू को जानबूझकर प्रोवोक कर रहे थे ताकि कोई ऐसी वीडियो बना ले। और दूसरे दिन वो वीडियो वायरल हो जाता है और हर न्यूज़ चैनल पर यही दिखाने लग जाता है कि देहान ग्रुप की सीईओ की बेटी बीच सड़क पर लोगों को बुली कर रही है। और उस न्यूज़ से देहान ग्रुप के स्टॉक प्राइस गिरने लग गए थे, जिसकी वजह से मिनू के डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी उसके डैड का बटलर कहता है कि मिनू को कुछ टाइम के लिए रिज़ाइन कर देना चाहिए और कहीं चले जाना चाहिए, पर मिनू रेडी नहीं हो रही होती। तब वो उसे समझाते हैं कि अब्रॉड मत जाओ, जेजू आइलैंड चली जाओ और किसी स्कूल में वॉलंटियर करो। फिर मिनू उनकी बात मानकर अपने सेक्रेटरी के साथ जेजू आइलैंड जाती है। एयरपोर्ट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, तो वो केज लेकर चुपके से वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से कदम निकालती है तो अचानक से एक अजीब एनर्जी रिलीज होती है, जो मिनू को तो फील होती ही है, पर एक औरत जो जंगल में होती है उसे भी होती है। मिनू को अजीब तो लगता है, पर वो उसे इग्नोर करके पार्किंग लॉट जाती है और वहाँ किसी को देखती है, जो कि वही ब्राइड होती है जिसको हमने ड्रामा की स्टार्ट में देखा था। वो ब्राइड डीमन बन चुकी थी और मिनू को देखकर कहती है कि अच्छा तो वो तुम हो। मिनू डर के वहाँ से भागने लगती है और वो डीमन ब्राइड उसका पीछा करने लगती है। मिनू किसी तरह छुपते छुपाते एक वैन में घुसकर उस वैन को लॉक कर देती है। तभी डीमन वैन में हाथ घुसाकर छेद कर देती है और फिर उसमें से ही अंदर घुसने की कोशिश करती है। मिनू डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डीमन मिनू तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी हमारा फर्स्ट मेन लीड स्पीड की लाइट से आकर डीमन को वैन से निकाल देता है, जिसका नाम बान होता है। बान डीमन से फाइट करता है और उसे हरा देता है। फिर वो आकर मिनू को बड़े ध्यान से देखता है, जैसे कि वो मिनू को जानता हो, और मिनू की बॉडी से फिर से वैसी ही एनर्जी रिलीज होती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिनू को होश आता है और उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो उसे पार्किंग लॉट में बेहोश मिली थी और उस आदमी का कोई पता नहीं होता जिसने उसे बचाया होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बान एक औरत से मिलता है जिसका नाम बेगजो होता है, और वो वही जंगल वाली औरत होती है जिसे मिनू की एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ था। दोनों की बातों से लग रहा था कि दोनों मिनू के आने का एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बेग जो कहती है कि लगता है वो पूरी तरीके से जागी नहीं है, वरना वो तुम्हें पहचान लेती। तब बान बताता है कि उसे लस्ट डीमन ने टारगेट किया था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें बहुत साल पहले की जेजू आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ के एक गांव में हर कोई मरा हुआ होता है सिवाय एक बच्चे के, और कुछ लोग उस बच्चे को एक मॉन्क के पास लेके जाते हैं और पता चलता है कि एक लस्ट डीमन ने उस गांव के सारे लोगों को मार डाला था और अब इस बच्चे का कोई नहीं था, और ये मॉन्क कुछ बच्चों को डीमन स्लेयर बनाना चाहता था। वहाँ बेगजो आती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि मॉन्क ने ऐसी कोशिश पहले भी की थी जिसकी वजह से बहुत से बच्चे मारे गए थे। तब मॉन्क कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उस लस्ट डीमन को रोकने के लिए। फिर वो मॉन्क बहुत सारे बच्चों को एक गुफा में लेकर जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि एक बंद रूम में एक डीमन बंधा होता है। तब मॉन्क डरे हुए बच्चों को बताता है कि ये एक एविल स्पिरिट है, एक लस्ट डीमन जो बुराई की सोच पर सरवाइव करता है और अपने सामने आने वाली किसी भी जिंदा चीज को जान से मार देता है। एक इंसान के लिए इसे हराना बहुत मुश्किल काम है और इस एक डीमन को पकड़ने के लिए बहुत से लोगों की जान गई है। मॉन्क फिर एक छोटी तलवार डीमन के अंदर घुसा देते हैं और उसका आग जैसा ब्लड कटोरे में निकालकर उन बच्चों को जबरदस्ती उसी तलवार से छेद करके वो ब्लड उनमें डाल देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उनमें से सिर्फ 2 बच्चे सरवाइव कर पाते हैं और मॉन्क कहते हैं कि अब से तुम दोनों डीमन स्लेयर्स बनोगे। एक का नाम वो बान रखते हैं और दूसरे का नाम गुमतान। अब इन दोनों की बॉडी में लस्ट डीमन का भी ब्लड था और ये लोग आधे इंसान और आधे डीमन बन चुके थे। इसके बाद बान और गुमतान की ट्रेनिंग शुरू होती है डीमन स्लेयर्स बनने के लिए। तभी वहाँ बेगजो के साथ एक बच्ची आती है जिसका नाम वोंग जियोन था, और वोंग जियोन और बान एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनहू को देखते हैं जो जेजू आइलैंड में तामरा नाम की जगह में रह रही होती है और वहाँ तामरा हाई स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलर के रोल में ज्वाइन करती है। वहाँ उसे एक दूसरी टीचर मिलती है जिसका नाम सुजिन था। सुजिन और मिनहू पहले से दोस्त थे और दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं।
फिर मीनू जब स्कूल से लौट रही होती है तब उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि जो कल्चरल फाउंडेशन वो संभाल रही थी वो अब से उसकी आंट संभालेंगी। मीनू ने अपने किसी आदमी को उस आदमी के बारे में पता करने को कहा था जिसने उसकी वायरल वीडियो बनाई थी। तभी उससे रिलेटेड मीनू को कुछ पिक्स मिलती है। तभी वो उसे देखकर अचानक से गाड़ी रुकवा देती है और कार से बाहर निकल कर आती है। असल में मीनू के सेक्रेटरी ने उसकी आंट के साथ पैसे लेकर उन आदमियों को दिया था जिन्होंने मीनू का वीडियो बनाया था। मीनू ये जानकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने अपने सेक्रेटरी को फैमिली की तरह समझा था और कार वहीं छोड़कर पैदल जाने लगती है। और सेक्रेटरी भी बहुत दुखी था क्योंकि वो भी धोखा देना चाहता नहीं था और वहीं बैठा था। तभी एक ब्लैक स्मोक आकर सेक्रेटरी के अंदर घुस जाता है और दूसरी तरफ मीनू के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तो वो बहुत ही परेशान होती है। तभी वो देखती है कि सेक्रेटरी उससे कुछ ही दूर पर खड़ा है और भारी आवाज़ में कहता है कि तुम बचकर नहीं जा सकती। मीनू देखती है कि वो डीमन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मीनू डर के वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए जंगल की तरफ जाती है। तभी वो डीमन उसे गर्दन से पकड़ लेता है और मीनू डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी लाइट की स्पीड से हमारा मेन लीड बान आता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वोंग जिहोन छुपते हुए कैंडल्स और कीज लेकर वहां जाती है जहां वान और गुमतान को बंद करके रखा था। वो वहां बोलती है कि सब लोग बाहर गए हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ से भागेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो नीचे बैठकर वान की जंजीर को खोलने लगती है। तभी अचानक से वॉन के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो वोंग जिहोन के हाथ में जोर से काट लेता है, पर वो चिल्लाती या डरती नहीं बल्कि उसे प्यार से समझाती है कि डरो मत, बाहर तुम्हें कोई ऐसे बंद करके नहीं रखेगा। और फिर वो तीनों जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ वोंग आकर देखता है कि वान और गुमतान गायब है, तो वो अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वोंग जिहोन के हाथ में जहाँ बान ने काटा होता है वहाँ से बहुत खून निकल रहा था और वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इधर टेंपल में मोंग बेगजो से कहते हैं कि उसे पता था कि वोंग जियोन बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, पर उन्हें ये कभी नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा करेगी। तभी वहाँ बान वोंग जिहोन को अपने पीठ पर उठाकर वापस आता है और बान और गुमतान को सज़ा में कोड़ों से मारा जाता है, जिससे उनकी पूरी पीठ छिल जाती है और वोंग जिहोन फिर से उनसे मिलने आती है और उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। और वो दोनों की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है और उनसे कहती है कि वो गुड बाय बोलने आई है और वो यहाँ से जाने वाली है ट्रेनिंग के लिए, पर ट्रेनिंग के बाद वो वापस आएगी और दोनों को बचाएगी। तब तक तुम लोग किसी भी तरह से सरवाइव करना और वादा करो कि तुम दोनों कभी हार नहीं मानोगे, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन मिस्टर चांग के पास आता है। मिस्टर चांग वही मीनू के डैड के बटलर होते हैं। जॉन 10 साल बाद कोरिया वापस आया था, तो मिस्टर चांग उससे पूछते हैं कि वो इतनी फ्लुएंट कोरियन कैसे बोल लेता है, तो वो बताता है कि वो के ड्रामास और के पॉप का बहुत बड़ा फ़ैन है, वहीं से वो इतनी अच्छी कोरियन बोल लेता है। मिस्टर चांग जॉन से बहुत ही इम्प्रेस थे क्योंकि जॉन ने इतनी कम एज में सुपरनैचुरल जैसी चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। दोनों की बातों से पता चलता है कि मिस्टर चांग ने अपनी पूरी लाइफ सेवियर को प्रोटेक्ट करने के नाम कर दी है। फिर जॉन एक भविष्यवाणी के बारे में बात करता है जिसमें कहा गया था कि फिर से दुनिया में बुराई बढ़ेगी और एक बार फिर से बुरी शक्ति अच्छाई पर हावी होगी। तब मिस्टर चांग जॉन से पूछते हैं कि वो क्या प्लान कर रहा है। तब जॉन कहता है कि वो तो क्लियर है कि मिनहू ही सेवियर है और मैं उसकी मदद करूँगा और उसे जगाऊँगा भी। तब मिस्टर चांग कहते हैं कि ये दोनों ही बहुत मुश्किल होगा। तब जॉन मुस्कुराकर कहता है कि उसे लगता है कि वो ये कर लेगा। मिस्टर चांग कहते हैं कि वो उसे मीनू से ये बोलकर इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो उनका कोई रिलेटिव है। फिर मिस्टर चांग अकेले अंदर जाते हैं। तभी उनके पास मीनू का कॉल आता है, पर नेटवर्क ख़राब होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाते। और दूसरी तरफ हम मीनू को देखते हैं जिसे डीमन ने पकड़ा हुआ था और मारने ही वाला होता है। तभी लाइट की स्पीड से बान आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। डीमन उसके बाद भी मीनू को मारने के लिए बढ़ता है, पर बान बीच में आ जाता है और उसके चारों तरफ से शील्ड बनाता है और डीमन से फाइट करके उसे ख़त्म कर देता है। डीमन मरने पर एक पत्थर बन जाता है और तब बान उसे उठा लेता है
उसी टाइम मिस्टर चांग मीनू को ढूंढते हुए पुलिस लेकर साथ आ जाते हैं और वान कहीं गायब हो जाता है। फिर मीनू उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो पुलिस को बताने लगती है, पर पुलिस वाले मॉन्स्टर और डीमन की बात सुनकर हंसने लगते हैं और उसकी बात नहीं मानते और उसे पागल भी समझ रहे होते हैं। तभी मिस्टर चांग से मीनू कहती है कि डैड को कॉल करके प्राइवेट जेट मंगवाओ, उसे सोल वापस जाना है। पर मिस्टर चांग ऐसा कुछ भी नहीं करते और उसके डैड को बताते हैं कि मीनू ठीक है और उसे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तब मीनू परेशान होकर खुद ही कैब लेकर एयरपोर्ट जाती है, पर वो बुरी शक्ति एक ब्लैक स्मोक के ज़रिए एक सिक्योरिटी गार्ड में घुस जाती है, जिससे वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर मीनू टिकट लेने के लिए अपना आईडी दिखाती है। तब अटेंडेंट एक गार्ड को बुलाती है, जो कि वो उसे एक कमरे में लेकर जाता है। एक्चुअली में उस गार्ड को ऑर्डर मिला था मीनू की सेफ रखने का। तभी वहाँ वो डीमन सिक्योरिटी गार्ड आता है और मीनू जहाँ बैठी होती है वहाँ उसके पास आता है। तब मीनू उसकी आंखें नोटिस कर लेती है और वहाँ से डर के भागने लगती है और वो डीमन उसका पीछा करता है और मीनू भागकर बाहर आती है और उसे एक कार दिखती है और वो उसमें घुस जाती है। डीमन वहाँ पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर किसी तरह वो कार चलाकर भागती है। फिर डीमन दौड़कर आकर कार के ऊपर बैठ जाता है और कार तोड़ने लग जाता है। वो मीनू को पकड़ने ही वाला होता है, तभी मीनू ब्रेक लगाकर उसे गिरा देती है और उसे कार से कुचलते हुए आगे बढ़ती है। पर वो डीमन मरा नहीं था, वो पीछे से कार के ऊपर चढ़ जाता है और कार के शीशे को तोड़कर मीनू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसी टाइम मीनू को सड़क के बीच में एक डॉल ह्यूबैंग का स्टैचू नजर आता है, जो असल में एक नॉर्मल पोल था, जिसके टकराकर मीनू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डीमन भी दूर जाकर गिरता है। मीनू किसी तरह से कार से निकलकर भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो डीमन उसे ढूंढ रहा होता है। तब मीनू वहाँ से भी भागने की कोशिश करती है, तो उससे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है, जिससे डीमन को पता चल जाता है और वो फिर से मीनू का पीछा करने लग जाता है। डीमन मीनू को मारने ही वाला होता है कि एक बार फिर बान वहाँ आकर उसे रोकता है और बैठकर बस मीनू को देखने लग जाता है। तब मीनू उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तब बान उस डीमन की बहुत अच्छे से पिटाई करके उसे मार डालता है और मरने के बाद फिर से डीमन एक पत्थर बन जाता है, जिसे बान उठा लेता है। तो मीनू उससे पूछती है कि ये क्या है। तब बान बताता है कि जो लस्ट डीमन होता है वो मरने के बाद ऐसे ही पत्थर बन जाता है। फिर बान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। तो मीनू कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या मुझे कुछ याद रखना चाहिए था। तब बान वहाँ से जाने लगता है। तब मीनू उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरा सिक्योरिटी भी डीमन जैसा बन गया था। तब बान बताता है कि वो एक लस्ट डीमन बन गया था। फिर वो उससे पूछती है कि लस्ट डीमन क्या होता है। फिर बान कहता है कि लस्ट डीमन एक बुरी शक्ति है जो बहुत टाइम से इस दुनिया में है। वो इंसान को मार देता है और उसकी बॉडी लेकर उन्हीं के बीच में रहता है और वो हर जगह है और वो कभी भी कहीं से आ सकता है। तो मीनू उससे पूछती है कि क्या बस तुम ही उस लस्ट डीमन को मार सकते हो। तो बान कहता है हाँ। तब मीनू पूछती है कि वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो बान बताता है कि ये तुम्हारी किस्मत है जो उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम कहीं भी चली जाओ वो तुम्हारे पीछे आएंगे, इंसान के रूप में भी वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। और कहता है कि तुम चाहो तो अपनी किस्मत को कोस सकती हो या फिर उससे लड़ सकती हो। ये कहकर बान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का देखते हैं, जहाँ जॉन मरे हुए डीमंस के पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा होता है और वो इमेजिन कर पाता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और दूसरी तरफ हम बान को देखते हैं, जो कि बैकजो से मिलने आया होता है और वो बोलती है कि अगर वो लड़की सच में वोंग जियोन है तो कोई साइन ज़रूर देगी। अगर वो साइन चमकेगा तो समझ लेना कि वही वोंग जियोन है। और यहाँ दूसरी तरफ जॉन मिस्टर चैंग से फ़ोन पर बताता है कि वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, पर वो इतना आसान नहीं होगा। फिर जॉन मिस्टर चैंग से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी उस ब्लैक कोट वाले आदमी को देखा है। तब मिस्टर चांग कहते हैं कि वो बहुत साल पहले जब जेजू आइलैंड आए थे तब उसे देखा था। तब जॉन बहुत सारे सवाल पूछने लगता है कि वो कैसा दिखता है, क्या वो डरावना है और वो कौन सी वेपन्स यूज़ करता है। तब मिस्टर चांग कहते हैं कि जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हारा ये एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम मीनू को देखते हैं, जो कि अपने कॉलर बोन पर एक मार्क को छू रही होती है
और बान की कही भी बातों को सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी मिस्टर चांग वहाँ आते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि आपने मुझे रिटर्न सोल जाने से क्यों रोका। तब मिस्टर चांग कहते हैं कि अगर तुम चली जाती तो फिर से तुम्हारी आंट तुम्हारे पीछे पड़ जाती और इस बार तो कंपनी से निकलवा ही देती। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चांग के जाने के बाद मीनू एक स्लीपिंग पिल खाती है और फिर लेटकर गॉड को याद करने लगती है और कहती है कि अब से वो हर वीक टेंपल और चर्च जाएगी, बस गॉड मुझे बचा लीजिए। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर कर अपनी ब्लैंकेट में छुप जाती है। फिर हिम्मत जुटाकर वो विंडो के पास देखने जाती है। तभी वहाँ बान लाइट की स्पीड से उसके कमरे में आ जाता है। तब मीनू उससे पूछती है कि उसके आसपास फिर से कोई डीमन है क्या। तब बान पत्थर उठाकर उसके सामने रखता है और कहता है कि था पर अब नहीं है। तब मीनू पूछती है कि ये लस्ट डीमन कितने सारे हैं। तब बान कहता है कि वो इतने सारे हैं जिन्हें वो गिन भी नहीं सकती। ये सुनकर मीनू और भी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ऐसे में मैं जिंदा कैसे रहूँगी, क्या मैं पूरी ज़िंदगी अपने कमरे में छुप कर रहूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। मॉम तो मर चुकी है और आंट मारना चाहती है और डैड को तो कोई परवाह ही नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर मीनू कुछ सोचती है और बान से कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बनाकर ले आती है और बान से उसका आईडी नंबर मांगती है। पर बान के पास तो कुछ भी नहीं होता तो वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि उसका नाम बान है। तो मीनू कहती है कि सिर्फ बान, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाकर कहती है सैलरी तुम्हें जो चाहिए वो लिख दो। बान वहाँ से उठकर जाने लगता है तो मीनू उसे रोकती है और कहती है कि आज रात यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब बान उसकी बात मानकर वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो साइड में रखे हुए टेबल पे स्लीपिंग पिल्स को देखता है, फिर मीनू को देखता है जो कि कुछ कहती है और कहते कहते सो जाती है। तब बान उसके करीब जाता है और वहाँ बैठता है। तभी उसके कॉलर बोन पर वो एक निशान देखता है। सुबह जब मीनू उठती है तो देखती है बान ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया होता है पर उसने सैलरी पर कुछ नहीं लिखा होता है। और इधर बान एक ग्रेव पर आता है और याद करता है कि वोंग जिहोन ने बचपन में किया हुआ वादा पूरा किया था, वो बड़े होने पर वापस आई थी। पर उसी वक्त बान के अंदर का डीमन जाग जाता है और उसे मार डालता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम बेगजो को देखते हैं जो कि एक लड़की को स्पिरिट की कहानी बता रही होती है। उस स्पिरिट का नाम बेंजुल था। वो बताती है कि बहुत समय से ही जो कमज़ोर और पावरलेस औरत होती हैं जिसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, वो बेंजुल के स्पिरिट के पास जाकर प्रे करा करती थी। उनका मानना था अगर वो अपनी कोई साफ चीज़ बेंजुल के आगे रख कर प्रे करेंगी और अपनी कहानी बताएंगी तो बेंजुल की स्पिरिट उसकी हेल्प करेंगी, लेकिन उसके बदले भी उन्हें प्राइस पे करना पड़ता था। अमीर हो या गरीब उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, सबको अपनी हैसियत के हिसाब से पे करना पड़ता था। तब वो लड़की पूछती है कि बेंजुल अभी भी होती हैं क्या। तो बेगजो बताती है अगर तुम उन्हें मानती हो तो वो होती है वरना नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मीनू को देखते हैं जिसके काम का फर्स्ट डे था। वो मिस्टर चैंग को बताती है कि उसने एक बॉडीगार्ड हायर कर लिया है और वो उसके साथ ही रहेगा तो उसके रहने का इंतज़ाम कर दे। मिस्टर चैंग को ये सही नहीं लगता है। वो मीनू से बोलते हैं कि उसे पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तब वो कहती है कि फ़िलहाल तो उसे सबसे ज़्यादा भरोसा उसी पर है। तब मीनू बान को मिस्टर चैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर चैंग बान को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसे पहले से जानते थे। मीनू स्कूल जाने के लिए बान को ड्राइव करने को कहती है पर वो पहले से ही कार में बैठा हुआ था और मीनू को इग्नोर करके सीट बेल्ट लगाकर कार के डोर को बंद कर देता है। एक्चुअल में बान को ड्राइविंग करना नहीं आती थी। रास्ते में मीनू बहुत से सवाल पूछ रही होती है जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास ये सुपर पावर कैसे है, क्या तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो। पर बान उसके सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है और उसका जवाब नहीं देता है। स्कूल पहुंचकर मीनू प्रिंसिपल को बताती है कि बान उसका बॉडीगार्ड है और वो उसके साथ ही रहेगा। फिर मीनू उसे एक रूम में लेकर जाती है और वेट करने को कहती है और कहती है कि कोई आए तो उससे बात मत करना और जब तक मैं ना बोलूँ यहाँ से कहीं मत जाना। तब बान कहता है कि अब से मुझे ऑर्डर मत देना और बिना मेरी परमिशन के कहीं नहीं जाना। तब मीनू कहती है कि मैंने तुम्हें हायर किया है, तुमने नहीं, और मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है। तब बान कहता है जो करना है करो, अगर तुम्हें मरने की इच्छा हो तो। फिर मीनू क्लास पहुंचकर अटेंडेंस लेना शुरू करती है पर कोई भी स्टूडेंट उसे सीरियसली नहीं ले रहा था और वो उसे पर्सनल के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तब मीनू किसी तरह से सिचुएशन हैंडल करती है और अटेंडेंस के बीच में ही एक लड़की उठकर जाने लगती है।
ये वही लड़की होती है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बेगजो के साथ देखा था, जिसका नाम योंगजी था। तब मीनू उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि वो क्लास स्किप कर रही है और वहाँ से चली जाती है। योंगजी वहाँ से अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है जो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही होती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि उसकी फ्रेंड सोरियन बहुत ही डरी हुई थी और रो रही थी और उसके हाथ और फेस में चोट के निशान भी थे। तब पता चलता है कि उसका ऐसा हाल उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब सोरियन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर थी। उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डर भी ऑन कर लिया था। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने कई बार उसे मारा है और इस पर उसे कोई अफसोस या दुख भी नहीं था। वो लड़का समझ जाता है कि वो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है तो वो वहाँ से उठकर डोर को लॉक कर देता है और उसे मारने लगता है। सोरियन वो इंसिडेंट याद करके और डर जाती है। तब योंगजी कहती है कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसने कोई मैसेज या कुछ तो ज़रूर भेजा होगा। तब सोरियन कहती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी सोरियन का फ़ोन बजता है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बहुत सारी इंटीमेट पिक्चर्स भेजे थे ब्लैकमेल करने के लिए। तब योंगजी कहती है कि तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती, तुम्हें किसी को तो बताना ही होगा, तुम्हारे पेरेंट्स या पुलिस दोनों में से किसी को भी। पर सोरियन मना कर देती है, ये बोलकर कि उसका बॉयफ्रेंड को पता चला तो वो उसे मार डालेगा और ये पिक्चर्स लीक कर देगा, तब तो मुझे ही मरना पड़ेगा। योंगजी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो बहुत डरी हुई थी और कुछ नहीं सुन रही थी। तब सोरियन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई है क्या, और वो लड़का उसके घर के बाहर ही खड़ा था। तब सोरियन योंगजी को जाने को कहती है पर वो जा नहीं रही होती तो वो उसे खुद ही घर से निकाल देती है और रूम को लॉक कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगजी मिन्हू से मिलने आती है और उसे सोरियन के बारे में बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक और अब्यूज़ करता है, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से वो पुलिस के पास नहीं जा सकते। योंगजी चाहती थी कि मीनू पैसे और पावर का यूज़ करके उस लड़के को लेसन सिखा सके, पर मीनू कहती है कि वो वैसी हेल्प नहीं कर सकती और उसे पुलिस के पास जाने को कहती है। और दूसरी तरफ हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो बैगजो से मिलने आए थे और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें याद है। तब बैगजो को याद आता है कि मिस्टर चैंग एक प्रीस्ट थे और बहुत सालों पहले इस आइलैंड में आए थे। फिर फ्लैशबैक में हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो कि जेजू आइलैंड पहली बार आए थे। उसके साथ एक साथी भी था जो कि एक प्रीस्ट था। वो लस्ट डीमन में बन गया था और उसे मारने वाला था। तभी वहाँ बान आकर उनकी जान बचा लेता है और कहता है कि इंसान लस्ट डीमन को नहीं मार सकता और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस आइलैंड से दूर चले जाओ। और मिस्टर चांग तब से वहाँ से डरने लगा था क्योंकि वो पूरा इंसान नहीं था और वो बेगजो से कहता है कि उसे डर है कि बान फिर से सेवियर को मार ना दे। तब बेगजो कहती है कि सिर्फ वान ही है जो उसे बचा भी सकता है, वो नहीं होता तो वो मर चुकी होती। बेगजो मिस्टर चैंग को समझाती है कि उसे बान पर भरोसा करना चाहिए। इधर मीनू बान को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स देती है और कहती है कि आगे से कभी भी जाओ तो मुझसे परमिशन लेके जाओ। वान शौक में उसे बस देखता ही रह जाता है, पर मीनू मन ही में बहुत खुश होती है और कहती है कि पैसे से तो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मिस्टर चांग बान को उसका रूम दिखाने लेकर जाते हैं और बान को वो भी याद थे और वो मिस्टर चैंग से कहते हैं कि मैंने पिछली बार कहा था कि यहाँ वापस मत आना, तुम फिर से आ गए। तब मिस्टर चांग बताता है कि वो बेगजो से मिला था और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। इस तरफ हम सूर्यन को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी और सुसाइड करने का सोच रही थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाती और रोने लगती है। तभी उसे योंगजी की बात याद आती है जिसने उसे बिंजुल के बारे में बताया था और वो भी बताया था कि वो जंगल में किसी पुराने पेड़ पे रहती है। सूर्यन फिर जंगल में जाकर उसी ट्री के पास पहुंचती है और कुछ फ्रूट्स भी लेकर गई थी और वहां रखती है और एक कैंडल जलाती है और योंगजी की बताई हुई प्रेयर्स बोलती है और बिंजुल को मदद के लिए बुलाती है। तभी अचानक से कैंडल बुझ जाता है। तभी उसी समय बेगजो और बान को भी कुछ फील होता है। इधर मीनू अपने घर के बाहर वर्कआउट कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो वो डरकर चिल्लाने लगती है और चीज़ें फेंकने लगती है, पर वो जॉन होता है। तब मिस्टर चांग इसे अपना भतीजा बताकर इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका नाम जोहान बताते हैं और बताते हैं कि ये पहले इटली में रहा करता था और किसी काम की वजह से वापस आया है और इसका कोई नहीं है इसलिए वो हमारे साथ रहेगा। तब मीनू उससे पूछती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ।
तो जोहान बताता है कि इटली में मैंने न्यूज़ के थ्रू कोरियन पढ़ा था और न्यूज़ में मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए। उसकी बात सुनकर मीनू हंसती है। दोनों फिर देर तक साथ में ड्रिंक करते हैं। मीनू पूरा ड्रंक थी और कुछ न कुछ बोले जा रही थी और वो कहती है कि मैंने एक बॉडीगार्ड हायर किया है और उसने मुझसे पैसे भी लिए हैं और देखो कहाँ गायब है। फिर वो बान का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही वान वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। फिर मिस्टर चांग मीनू को उसे उसके रूम में सुला देते हैं। तब जोहान उनसे बान के बारे में पूछता है। फिर वो वान के पास जाकर बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था तुमसे इतने जल्दी मिलूंगा, पर बान उसे इग्नोर करके जाने लगता है। फिर जोहान उसे रोककर कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है, मुझे तुम्हें क्या बोलकर बुलाना चाहिए, बड़े भाई, अंकल या दादाजी। वान तब भी कुछ नहीं कहता। तब फिर जोहान कहता है कि तुम एक लस डीमन हो, इंसान बनने की कितनी भी कोशिश कर लो पर रहोगे तो एक लस डीमन ही। तब वान कहता है कि तुम सारे इंसान सब जानना क्यों चाहते हो और जो जान नहीं पाते उससे डरते हो, तुम मुझे समझने की कोशिश मत करो। अगली सुबह मीनू उठकर रूम से निकलती है और वो जोहान को देखती है जो कि प्रीस्ट वाले गेटअप में प्रे कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि जोहान असल में एक प्रीस्ट है। फिर वो स्कूल जाने के लिए निकलती है पर उसे बान कहीं दिख नहीं रहा था। तो वो कार में बैठती है तो देखती है कि वो तो पहले से ही कार में है और फिर वहाँ जोहान भी आ जाता है ये बोलकर कि वो यहाँ अकेले बोर होगा इसलिए वो भी साथ जाएगा। फिर वो लोग जाने लगते हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे तभी वान को कुछ फील होता है और वो गाड़ी रोकने को बोलता है और वो बिना कुछ बताए जंगल में चला जाता है और यहाँ मीनू परेशान हो रही होती है। तो जोहान कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। फिर मीनू उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और इग्नोर कर देती है। दोनों फिर स्कूल की तरफ पहुंच ही रहे थे तभी उनके कार के आगे योंगजी आ जाती है। योंगजी बहुत डरी हुई थी और कहती है कि सूर्योन को कुछ हो गया है। फिर वो बताती है कि उसने ही सूर्योन को बेंजुल के पास जाकर प्रे करने को कहा था। तब मीनू पूछती है कि बेंजुल कौन है, तो वो बताती है कि बेंजुल एक स्पिरिट है जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। फिर मीनू उसे घर भेज देती है और फिर सूर्योन के घर जाती है और डोर नॉक करती है तो उसकी मॉम डोर खोलती है। दूसरी तरफ हम बान को देखते हैं जो कि उसी पेड़ तक आया था जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा था और उसमें से कुछ अजीब से कीड़े भी निकल रहे थे और तभी उसकी तलवार वाइब्रेट करने लग जाती है जैसे कि कोई साइन दे रही हो। मीनू सूर्योन की मॉम से कहती है कि वो उसकी टीचर है और उससे मिलने आई है। उसकी मॉम बहुत परेशान थी और कहती है कि पता नहीं सूर्योन को क्या हो गया है, दिन भर अपने कमरे में रहती है और बाहर कभी नहीं निकलती। तब मीनू और जोहान सूर्योन के रूम में जा रहे थे। मीनू तो खुद ही बहुत डरते हुए जा रही थी तभी सूर्योन की चीख सुनाई देती है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो सूर्योन हंसने लगती है और बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। जोहान समझ जाता है कि वो पोजेस्ड है और एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लग जाता है। उसके दोनों हाथ पैर बांध देता है और जोहान उस पर प्लस रखता है और अपनी प्रेयर्स बोलने लग जाता है। तभी सूर्योन जोर से चिल्लाती है और उठकर बैठकर हंसने लगती है। कैंडल बुझ जाती है और रूम में कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जंगल के बीच में आ गया हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब बान जंगल में था तो उसके पीछे कोई था जो कि उसे पुकारता है और वो और कोई नहीं बल्कि गुमतान था। जब बान पलटता है तो उसके और गुमतान के बीच में शील्ड बन जाता है जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब फिर गुमतान उसका नाम लेकर पुकारता है। फिर वो पीछे पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता। इधर मीनू और जोहान सूर्योन के कमरे से डायरेक्ट जंगल में आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गए। मीनू डरते हुए पूछती है कि वो लोग यहाँ कैसे आ गए, तो जोहान कहता है कि उसे भी नहीं पता। तभी एक मॉन्स्टर जो कि पेड़ की तरह दिख रहा था वो उनकी तरफ आता है। मीनू और जोहान देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर सूर्योन थी और सूर्योन कहती है कि मुझे अपना बदला चाहिए। तभी पेड़ की ब्रांचेस मीनू और जोहान को अटैक करने लगती है। जोहान फाइट बैक करता है पर वो मॉन्स्टर उसे गले से उठा लेता है। तब मॉन्स्टर मीनू को भी पकड़ने वाला होता है। तभी बान वहां आकर उसे रोकता है। मीनू और बान को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तब बान उसे कहता है कि मैंने कहा था ना मेरी परमिशन के बगैर कहीं मत जाना। तब मीनू कहती है कि हम तो सूर्योन के घर थे पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। तब बान बताता है कि ये जंगल बेंजुल का है।
तब मीनू बान को सूर्योन को बचाने को कहती है, पर बान मना कर देता है, ये बोलकर कि ये उसने खुद चुना है। मीनू उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अभी बच्ची है और डर की वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। तब बान कहता है कि किसी और को बचाना ये हमारे काम नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तब मीनू उसे रोककर कहती है कि तुम डरपोक हो, एक मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते। तभी और बहस करने लग जाते हैं और वहाँ जोहान अभी भी लटका हुआ था और उनसे कहता है कि तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मुझे यहाँ से बचाओ। तब बान उसे अपनी तलवार फेंककर बचाता है और बान मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। फिर बान और जोहान दोनों ही मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर दोनों को पकड़ लेता है और वो मीनू को भी पकड़कर उठा लेता है। फिर सूर्योन कहती है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, मुझे बदला लेना है। तब मीनू कहती है कि मेरे साथ घर चलो। तो सूर्योन कहती है कि वो घर नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं पता उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया है। मेरे मॉम डैड भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, बस बेंजल मेरी हेल्प कर सकता है, वो मेरे लिए उसे मार देगा। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सूर्योन बेंजल के पास गई थी तो उसके टाइम प्रे करते वक्त उसने रिवेंज के बदले अपनी बॉडी का ऑफर किया था। मॉन्स्टर मीनू पर अटैक करने ही वाला होता है, तब बान अपने अंदर के डीमन को जगाकर उसे बचा लेता है और फिर से मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। मीनू किसी तरह फिर से सूर्योन के पास जाती है और उसे समझाने लगती है और कहती है कि बेंजल तुम्हारे लिए रिवेंज नहीं लेगा, अभी तक उसने कुछ किया है उस लड़के को, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे लेट ज़रूर हुआ है पर मैं उस लड़के को सबक सिखा कर रहूँगी। तब सूर्योन कन्विंस होने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, पर मॉन्स्टर सूर्योन को पकड़ लेता है और खुद में जकड़ने लग जाता है। मीनू उसे खींचने की कोशिश करती है पर कुछ कर नहीं पाती। मॉन्स्टर सूर्योन को खुद में समा ले रहा था। तभी मीनू की बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि बेगजो, योंगजी और गुमतान को भी फील होता है। एनर्जी ब्लास्ट से मीनू बेहोश हो गई थी। उसे होश आता है तो वो देखती है कि बान ने उसे पकड़ा हुआ था। मॉन्स्टर का कुछ पता नहीं था पर सूर्योन वहीं पड़ी हुई थी। फिर बान एक गोल सा बना के उन्हें सूर्योन के कमरे में लेके जाता है, जहाँ मीनू फिर से बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। तब बान बताता है कि बेंजुल का स्पिरिट वापस से जंगल में चला गया है। बान ये भी बताता है कि यूजुअली बेंजुल इतने वायलेंट नहीं होते, बेंजुल को लस्ट डीमन ने पोल्यूट कर दिया था और वो तुम्हारे पीछे था, सूर्योन को तो बस उसने यूज किया था। फिर मीनू सूर्योन के पास जाती है, वहाँ उसे पता चलता है कि सूर्योन कोमा में है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे कुछ हुआ नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो जाग नहीं रही है। फिर जोहान मीनू के पास जाता है। मीनू पूछती है कि तुम हो कौन, मुझे सच बताना कि तुम कौन हो। तब जोहान कहता है कि वहाँ जो अजीब चीज़ें हो रही है वो उसे इन्वेस्टिगेट करने आया है। दूसरी तरफ हम बान को देखते हैं जो कि बेगजो को बता रहा होता है कि बेंजुल को लस्ट डीमन ने पोल्यूट कर दिया था। तब वो गुस्सा होती है और कहती है कि ये लस्ट डीमन तामरा को बर्बाद दे रहे, और बेगजो कहती है कि उसे डर है कि अगर कभी बान डीमन की पावर को यूज करे तो लस्ट डीमन न बन जाए। बान कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ मीनू सूर्योन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से डायरेक्ट मिस्टर चांग के पास वो लड़के का फोटो देखकर कहती है मुझे इस लड़के के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर चांग श्योर नहीं थे क्योंकि वो प्रॉब्लम्स की वजह से ही यहाँ जेजू आइलैंड आई थी, पर मीनू उन्हें मना लेती है। अगले सीन में हम जोहान को देखते हैं जो कि उसी फादर से बात कर रहा होता है जिसने उसे वहाँ भेजा है, और वो उन्हें मीनू के बारे में बताता है कि बहुत जल्द वो पूरी तरीके से जाग जाएगी, और फिर बान के बारे में भी बताता है जिसके पास लस्ट डीमन की पावर है और वो डेंजरस भी है, पर वो मीनू को प्रोटेक्ट कर रहा है और अभी तक उसने मीनू की बहुत बार जान बचाई है। तब फादर बताता है कि बान ने ही पहले वोंग जिहोन को जान से मारा था, तुम बस अपने मिशन पर ध्यान दो, तुम्हें उसे जगाना है ताकि वो प्रोटेक्शन बैरियर बना सके। नेक्स्ट सीन में जोहान बान से जाकर पूछता है तुम्हें कैसा लगा था मीनू से मिलकर। तब बान वहाँ से जाने लगता है। तब जोहान कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे ऐसा पूछना चाहिए कि तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा था जिसे तुमने मारा था। तब बान कहता है कि मैं तुम्हें भी वैसा फील करवा सकता हूँ जो मेरे हाथों से मरे थे। तो जोहान कहता है कि कभी आओ, वो अभी थोड़ा बिजी है। इधर मिस्टर चांग ने उस लड़के के बारे में सब पता कर लिया था। उसका नाम योंगजुन था
उसने सूर्योन के अलावा भी ऐसा कई लड़कियों के साथ किया था, पर वो आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उसके 2 रीज़न थे। पहला कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। दूसरा कि वो जिस ऐप यानी कि साइलेंट नाम के ऐप से फ़ोटोज़ भेजा करता था, वो बिना यूज़र परमिशन के डेटा नहीं देती थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं, और किसी फ्रॉड के थ्रू प्रूफ मिल भी जाए तो वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होता। फिर मिस्टर चैंग साइलेंट कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये एक स्टार्टअप थी जिसे फंड्स की ज़रूरत थी। मीनू फिर अपने आंट से वो कंपनी खरीदवा लेती है। बदले में वो उनसे वादा करती है कि अब से वो देहान होटल में इंटरफेयर नहीं करेंगी। पर सारे एविडेंस मिलने के बाद भी योंगजुन को बस 3 साल की सज़ा मिलती है, जिससे मीनू बहुत गुस्से में थी। नेक्स्ट सीन में हम योंगजुन को देखते हैं, जो अपने लॉयर के साथ हॉस्पिटल गया था सूर्योन को देखने, और वो मीनू को देखकर उसे माफ़ी मांगने का नाटक करता है और फिर हंसने लगता है और सूर्योन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मीनू से रहा नहीं जाता तो वो उसे एक पंच मारती है और फिर पैर से मारकर गिरा देती है। बान भी ये सब सुन और देख रहा था। स्कूल में योंगजी मीनू के पास आती है तो मीनू उसे सूर्योन की कंडीशन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उस लड़के को बस 3 साल की सज़ा मिली है, जो कि सही तो नहीं है, पर अब उसे गॉड ही सज़ा दिलवा सकता है। और दूसरी तरफ बान खुद बिंजुल के पास जाकर सूर्योन के लिए प्रे करता है। फिर हम योंगजुन को देखते हैं, जो कि सूर्योन की पिक्चर्स को अपलोड करने का सोच रहा था। तभी वहाँ बिंजुल आकर उसे मार देता है। उसी टाइम सूर्योन भी जाग जाती है। इधर स्कूल में बेगजो आकर मीनू से मिलती है और बहुत ही खुश दिख रही होती है, तो मीनू कंफ्यूज हो जाती है। तो बेगजो बताती है कि वो योंगजी की ग्रैंड मदर है। फिर बेगजो बान से मिलती है और कहती है कि वो इतने सालों से योंगजियोन को मिस कर रही थी, इसलिए वो मीनू से मिलने चली आई। मीनू फिर उन दोनों को साथ में देख लेती है और मन में सोचती है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। फिर मीनू बान को एक रेस्टोरेंट लेके जाती है और पूछती है कि तुम योंगजी की ग्रैनी को कैसे जानते हो। तब वो कहता है क्या तुम्हें वो याद है, पर वो समझ जाता है कि उसे नहीं याद है। फिर नेक्स्ट सीन में मीनू को पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है और फिर वो बान को बताती है और उससे पूछती है कि कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा। तो बान बताता है कि वो इंसान को नहीं मारता। फिर मीनू बान को एक फ़ोन देती है और उसके बारे में समझाने लगती है और कहती है कि इसे सेल फोन कहते हैं। तो बान कहता है कि उसे पता है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। मीनू ने उस फ़ोन में अपना नंबर मास्टर के नेम से सेव किया था। मीनू वापस आकर एक डिश खाती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो सोचती है कि उसे वान को भी टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी तरफ जोहान वान के पास आकर वॉन जिहोन के नाम से मॉक करने लगता है। तब वान गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है। जोहान भी वहाँ उससे लड़ने आया था और वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। लड़ते हुए जोहान एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वान भी उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है। जोहान ने वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछा रखा था, जिसकी हेल्प से वो वान को पकड़ लेता है मैजिकल रोप से और कुछ प्रेयर बोलकर मैजिकल रोप से वान के अंदर का डीमन जगा देता है। डीमन की पावर की वजह से वान अपने आप को फ्री कर लेता है और जोहान को गले से पकड़ लेता है। तभी मीनू वहाँ वान के लिए डिश लेकर पहुँचती है, पर बान को भी डीमन बना देखकर उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। मीनू को देखकर बान फिर से उसे मारने के लिए बढ़ता है अपनी तलवार लिए। अब मीनू को सब याद आ जाता है कि बान ने ही उसे पहले मारा था और वो वांग जिहान थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि बान जोहान को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ मीनू आ जाती है। तब बान अपनी तलवार लेकर मीनू के पास जाता है उसे मारने के लिए, और ऐसा लगता है कि उसने अपनी तलवार मीनू में घुसा दी है, पर हम देखते हैं कि बान ने वो तलवार अपने हाथ में घुसा ली है और फिर बान के अंदर का डीमन शांत होता है। तब वो नॉर्मल होता है। मीनू ये सबसे बहुत डर गई थी और बेहोश हो जाती है और बान को भी रियलाइज़ होता है कि वो कंट्रोल खोकर क्या करने वाला था और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और जोहान भी मीनू को उसके रूम में सुला देता है। तब मिस्टर चांग पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो जोहान बताता है कि वो चेक करना चाहता था कि बान कितना डेंजर हो सकता है, पर लास्ट में उसने अपने आप को कंट्रोल में लाने के लिए अपने हाथ में ही तलवार घुसा दिया था। फिर मिस्टर चांग कहते हैं कि बान अब तक मीनू को बचाता आ रहा है, आज उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस करके उसको बचाया है, तो ये तो कन्फर्म है कि सिर्फ बान ही उसे बचा सकता है।
तो जोहान कहता है कि नहीं, बान एक लस्ट डीमन है और आज उसकी असलियत सामने आई है और मिनू को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ दूसरी तरफ बान ग्रेवयार्ड पर आकर बैठता है। अब भी उसके हाथ काँप रहे थे। तब वो बेगजो की बात याद करता है जिसमें उसने कहा था अगर वो ज़्यादा पावर का यूज़ करे तो पूरी तरह से लस्ट डीमन न बन जाए। मीनू को जब होश आता है तो वो याद करती है कि बान कैसे एक लस्ट डीमन बना था और उसे कैसे मारने दौड़ा था और उसकी आंखें भी रेड थी, पर जैसे ही वो उसके एकदम करीब आता है तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। दूसरी तरफ गुमतान एक डॉल ह्यूबैंग के स्टैचू के पास जाकर अपना ब्लड लगाता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है तो वो स्टैचू टूट जाता है और उसमें से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। बान भी उस स्मोक को उड़ता हुआ देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दो कपल्स को देखते हैं जो कि हाइकिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें से हस्बैंड थककर एक जगह बैठ जाता है और वाइफ अकेले ही आगे जाने लगती है। वो थोड़ी दूर पर देखती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल रहा था। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है पर कोई उसे खींच लेता है और फिर चीर फाड़ की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम बेगजो को देखते हैं जिसके घर में कुछ औरतें भी थी। सब लोग टीवी पर न्यूज़ देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जेजू आइलैंड के जंगल पर एक लेडी का मर्डर करके उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। तब वो औरतें आपस में बात कर कर कहती हैं कि कहीं ये वो फॉक्स डीमन का काम तो नहीं। फॉक्स डीमन इंसानों का रूप लेकर इंसान को मारता है और उसके ऑर्गन्स खाता है। अब तक उसने 3 लोगों को मार चुका है। योंगजी भी वहाँ थी और वो पूछती है कि फॉक्स डीमन क्या होता है। तब एक लेडी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि फॉक्स डीमन बहुत समय से इस जंगल में है और वो सरवाइव करने के लिए लोगों का लीवर खाते हैं और अभी तक मरे नहीं। इधर जोहान मीनू का रूम खोलता है तो वो रूम में नहीं होती। असल में मीनू फर्स्ट एड लेकर वान को ढूंढने निकल जाती है और वो अपने फ़ोन से बान का लोकेशन पता करते हुए पहाड़ पर उसी ग्रेवयार्ड पर पहुंचती है जहां वान था। जब वो वहां अंदर घुसती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बैरियर क्रॉस किया हो। मीनू को वहां देखकर बान उसे वहां से जाने को कहता है तो वो कहती है कि वो उसे हाथ पर पट्टी लगाकर चली जाएगी। तो बान कहता है तुम भूल गई क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो मीनू कहती है मुझे याद है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी पर तुमने मुझे बहुत बार बचाया भी है और कल भी तुमने ही मुझे बचाया था। तब बान कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि अगली बार मैं तुम्हें मारूंगा या नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ। और बहुत सी बातें कहता है जिससे मीनू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब से मुझे प्रोटेक्ट मत करना, मैं कभी तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वापस आने पर जोहान कहता है कि अब से वो जहाँ जाए उसे साथ लेकर जाए, अब से वो उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। मीनू फिर जोहान के साथ स्कूल पहुँचती है। जोहान प्रीस्ट वाले ड्रेस में था, उसके बाद भी सारी लड़कियां उसे फैन गर्ल्स की तरह देख रही थी। मीनू वहाँ सुनियोन को भी देखती है जिसे दूसरे बच्चे टीज कर रहे थे। मीनू उसके पास जाकर उसे समझाती है कि थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब सूर्योन उससे पूछती है कि आप कौन हो। एक्चुअल में सूर्योन उस इंसिडेंट के बारे में कई चीज़ें भूल चुकी थी। तब योंगजी आकर उसे बताती है। तब सूर्योन दोनों को थैंक यू बोलती है। तभी मीनू को उसकी फ्रेंड सूजिन मिलती है। दोनों की बातों से पता चलता है कि अगले वीक सूजिन की शादी थी उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ। दूसरी तरफ हम बान को देखते हैं जो कि बेगजो से पट्टी करवा रहा था। फिर बान बताता है कि उसने मीनू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। शायद लस्ट डीमन से ज़्यादा डेंजरस वही है उसके लिए, इसलिए वो अब से उससे दूर रहेगा और दूर से ही उस पर नज़र रखेगा। इधर मीनू और जोहान स्कूल से आकर डिनर करने बैठते हैं। तभी जोहान को किसी का कॉल आता है जिसे वो अपने भाई कांग चैन के बारे में बात करता है। मीनू हैरान होकर मिस्टर चैंग से पूछती है कि जोहान का भाई भी है। तब मिस्टर चैंग बताते हैं कि जोहान जब छोटा था तो अपने बड़े भाई से बिछड़ गया था और तब से ही वो उसे ढूंढ रहा है। फिर हम कांग चैन को देखते हैं जो क्लीनिंग का काम करता था। उसके साथ में काम करने वाले 2 लोग उसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और उससे बहुत सारा काम करवाते थे। दूसरी तरफ फॉक्स डीमन फिर से किसी आदमी को मारकर उसका ऑर्गन निकाल लेता है। तब गुमदान उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा पेन कैसे दूर होगा। फिर वो डीमन कांग चान के साथ काम करने वाले 2 लोग को मारकर उनका ऑर्गन निकाल लेता है। फिर गुमदान आकर मरे हुए आदमी को अपनी तलवार से बहुत बार कट करता है।
इधर अपने भाई के बारे में पता नहीं लगने की वजह से जोहान उदास बैठा था। तब मीनू उसे आकर बाहर साथ चलने को कहती है। तब मीनू उसे सूजिन के कैफे लेके जाती है, जहाँ वो सूजिन के फियांसी से भी मिलती है। सूजिन और मीनू अपनी अपनी ड्रेस भी ट्राई करते हैं और बहुत खुश लग रहे थे। फिर मीनू उन्हें एज अ गिफ्ट देहान होटल में अनलिमिटेड स्टे का ऑफर करती है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर मीनू पर नजर रखा हुआ था और उसे सेब देकर वापस बिगजो के यहाँ आता है। वहाँ फिर से मर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक लेडी बताती है कि बॉडी से ऑर्गन्स निकाले हुए थे ही, पर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स भी थे। ये सुनकर वान को कुछ ध्यान आता है, तो वो और पूछने लगता है कि वो बॉडी कहाँ रखा गया है। तब वान उस हॉस्पिटल में पहुँचता है जहाँ बॉडी रखी थी, और बॉडी पर कट्स मार्क्स देखकर वो समझ जाता है कि ये काम गुमतान का है। इधर मीनू जोहान को लेकर एक जगह पहुंचती है जो पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था। जोहान को याद आता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने भाई के साथ इसी ऑर्फनेज में रहा करता था। असल में मीनू को मिस्टर चैंग से पता चला था कि जोहान का भाई कोरिया में ही है, तो वो मिस्टर चैंग से कहती है कि कंपनी के रिसोर्सेज से जोहान के भाई का पता लगा है, क्योंकि कंपनी की लीगल टीम इसमें एक्सपर्ट थी। वो श्योर थी कि वो लोग ज़रूर पता कर लेंगे। और ऑर्फनेज के अंदर जाने पर जोहान को बचपन की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे उसके भाई ने बहुत खुश होकर बताया था कि एक कपल ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया है, अब उनके भी मॉम डैड होंगे। तब मीनू का एक आदमी बताता है कि जोहान और उसका भाई अडॉप्ट होने के कुछ समय बाद ये ऑर्फनेज बंद हो गया था। फिर वो जोहान को एक शिपयार्ड का एड्रेस देकर बताता है कि उसका भाई यही काम करता था। जहाँ वो लोग बात कर रहे थे वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर भी था जिसके थ्रू गुमतान उन पर नजर रखे हुए था। जोहान मीनू को घर छोड़कर अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। मीनू अभी भी बाहर ही थी, तभी उसे सूजिन का कॉल आता है। मीनू के गिफ्ट से सूजिन और उसका फियांसे बहुत खुश थे, और सूजिन का फियांसे एक केक लेकर उसके घर आ रहा था। तो अचानक से उसे लगता है कि उसकी कार के आगे कोई आ गया है, तो वो कार रोककर बाहर निकलकर देखने लगता है, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो वो पीछे पलटकर देखता है और बहुत तेज से चिल्लाता है। और यहाँ जोहान शिपयार्ड पहुंचकर सबसे अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ बान अपनी तलवार को फॉलो करके मीनू के घर तक आ गया था, जहाँ वो गुमतान को देखता है जिसने सूजिन के फियांसे को मार डाला था और उसकी बॉडी को पकड़े हुआ था। तभी मीनू भी वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब मिस्टर चैंग उसे संभालते हैं और वान गुमतान के पीछे भागता है, और जोहान भी अपने भाई को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच गया था। और हम देखते हैं कि कांग चैन ने भी वही जैकेट पहना था जिसे पहनकर फॉक्स स्टीमर ने लोगों का मर्डर करा था, और जोहान और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और वहाँ बान भी गुमतान का पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है और दोनों फाइनली आमने सामने होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां जोहान और उसके भाई को एक फैमिली अडॉप्ट करके घर ले आई थी। इन्हें देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही अमीर है और इनका ऑलरेडी बेटा है जो कि बहुत ही बीमार लग रहा था। वो आदमी किसी को कॉल करके कहता है कि बच्चों का इंतज़ाम हो गया है, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम कांग चैन को देखते हैं जो कि दर्द से रो रहा था। जोहान वहां जाता है तो वो लेडी उसे ब्लैंकेट से ढक देती है ताकि जोहान उसके कपड़ों का लगा हुआ खून ना देख सके, और जोहान से कहती है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। जोहान को नहीं पता था कि उसके भाई को क्या हुआ है, उसे बस लग रहा था कि उसकी भाई की तबीयत खराब है। रूम के बाहर वो आदमी किसी से कॉल पर ऑर्गन ट्रांसफ़र की बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि वो परफेक्ट मैच है, वैसे मैच ही होगा क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। फिर वो लेडी जोहान को ले जाने लगती है। तभी कांग चैन उसे रोते हुए रोकने लगता है, पर वो लेडी जबरदस्ती जोहान को ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जोहान को एक डिजर्ट जैसी जगह लेके आता है। जोहान की हालत भी उसकी भाई की तरह बहुत खराब लग रही थी और वो आदमी जोहान को उसी डिजर्ट में फेंक कर चला जाता है। उसी समय वो फादर वहाँ आता है जिनके साथ जोहान रहा करता था। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ कांग चैन जोहान को अपने बोर्ड स्पेस में लेकर आता है जहाँ वो रहा करता था। अपने भाई की लिव इन कंडीशन को देखकर जोहान काफ़ी दुखी होता है और वो कांग चैन की शर्ट उठाकर देखता है जहाँ वो स्ट्रेच मार्क्स था जो कि किडनी निकाल लेने की वजह से था।
और इसलिए कांगचान जोहान को जाने से रोक रहा था ताकि वो उसे बचा सके। ये सब सोचकर दोनों भाई बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तब जोहान कहता है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। दूसरी तरफ सूजिन को अपने फियांसे के बारे में पता चलते ही वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां मीनू को रोता हुआ देखकर वो भी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इधर वान अपनी तलवार को फॉलो करते हुए गुमतान तक पहुंच गया था और अब वो दोनों फाइनली आमने सामने थे। गुमतान की तलवार भी वान की तलवार की तरह वाइब्रेट कर रही थी। दोनों की बातों से पता चलता है कि गुमतान कुछ समय पहले ही जागा है और तब से वो वान से छुप कर रह रहा था। वान अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने बढ़ता है, पर गुमतान अपने आगे एक शील्ड बना लेता है। फिर भी वान अपना पूरा जोर लगाकर उस शील्ड को तोड़ देता है, पर फिर भी वो गुमतान को कुछ नहीं कर पाता। तब गुमतान कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, हम दोनों भाई हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम दोनों को ही वांगजियोन ने यूज़ किया है और धोखा दिया है, और लास्ट में क्या हुआ, तुमने वांगजियोन को मार दिया, तो इस बार तुम उसे कब मारने वाले हो? तो वान कहता है कि अपना तलवार निकाल और लड़ मुझसे। तब गुमतान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वांगजियोन को पता नहीं था, इसलिए तुम उसे पागलों की तरह बचा रहे हो? और ये कहकर गुमतान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोहान अपने भाई को लेकर मीनू के घर आता है और कहता है कि आज तुम यहाँ रहो, कल मैं हम दोनों के रहने के लिए नई जगह ढूंढूंगा। तभी वहाँ मीनू आती है और जोहान को इतना खुश देखकर वो उसे सूजिन की फियांसे की बात नहीं बताती है। इधर जोहान अपने भाई के साथ बहुत खुश था। दोनों कपड़े बदलते हैं। तब उस टाइम जोहान के बॉडी पर भी वैसा ही स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं जो कि उसके भाई पर था। मतलब जोहान की भी एक किडनी निकाल ली गई थी। जोहान के सो जाने पर कांगचैन उठकर गुमतान की बताई हुई बातों को याद करता है, जिसने कहा था कि अगर तुम अपने पेन को दूर करना चाहते हो तो उस वांगजियोन को ढूंढकर मार दो, फिर तुम्हारा पेन दूर हो जाएगा। उस समय हम कांगचान को असली चेहरा देखते हैं कि वो भी एक लस्ट डीमन था। दूसरी तरफ मीनू शावर ले रही थी और रो भी रही थी। तभी वहाँ कांगचैन उस पर आकर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर उस तक पहुँच नहीं पाता क्योंकि वान ने वहाँ पर एक शील्ड बनाई थी। वहाँ वान पहुँच जाता है और कांगचैन से लड़ने लग जाता है। शोर सुनकर जोहान जाग जाता है और बाहर आता है। वहाँ वो उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वान को रोकने लगता है और कहता है प्लीज मेरी बात सुनो। मौका देखकर कांगचैन वहाँ से भाग जाता है। वान कहता है कि ये एक लस्ट डीमन है और वो उसके पीछे भागता है। वान कांगचैन तक पहुंच ही गया था। तभी वहाँ गुमतान आकर अटैक कर देता है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। असल में मीनू को मारने के लिए ही गुमतान ने कांगचैन को लस्ट डीमन बनाया था। और तब गुमतान कहता है तुम्हें क्या हो गया है वान, खुद को देखो, तुम कमज़ोर हो गए हो। मुझे पता है तुम उस औरत के लिए इंसान बनना चाहते हो, पर तुम जितना उसे चाहोगे और जितना प्रोटेक्ट करोगे तुम उतना ही कमज़ोर होते जाओगे। गुमतान फिर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि अगली बार मिलने पर या तो तुम मेरे हाथों से मरोगे या मेरे जैसे बन जाओगे। इधर मीनू नहा कर निकलती है तो पूरे घर में तोड़फोड़ देखकर बहुत परेशान होती है और जोहान को देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था, पर जोहान उसे बिना कुछ बताए अपना सामान लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुमतान से लड़ने के बाद वान बहुत ही कमज़ोर हो गया था और उसे खून की उल्टी भी हो रही थी। उस टाइम वो पहाड़ के ऊपर एक हिरन को देखता है। किसी तरह वान ग्रेवयार्ड तक पहुँचता है और वहाँ जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मीनू को देखते हैं जो कि सूजिन के फियांसे के फिनरल में आई थी और वहाँ सूजिन को रोता हुआ देखकर मीनू भी रोने लगती है और उससे मिले बिना ही वहाँ से निकल जाती है। मीनू फिर सीधा ग्रेवयार्ड जाती है और वहाँ रोते हुए वान को पुकारने लगती है और कहने लगती है कि वान मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो वान को देखती है जो कि बहुत जख्मी हालत में था और उसके पास जाकर बैठती है। तब वान बताता है कि तुम वांगजियोन नाम की सेवियर की रिकार्डिनेशन हो, इसलिए तुम्हारे जागने से पहले लस्ट डीमन तुम्हें मार देना चाहते हैं। तो मीनू कहती है कि मैं ही क्यों? तो वान कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें अपने पिछले जन्म का काम पूरा करना है। तो मीनू पूछती है कि इन सब में तुम्हारा क्या काम है? तब वान मन में सोचता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था तुम्हें मारने के अलावा, इसलिए मुझे ये पेनफुल लाइफ जीनी पड़ रही है, मैं मर भी नहीं पा रहा।
पर वान कहता है कि मैं एक प्रॉमिस के होने का वेट कर रहा हूँ। तब मीनू कहती है अगर यही मेरी किस्मत है तो ठीक है, मैं सब कुछ याद करूँगी और तुम्हारा प्रॉमिस भी पूरा करूँगी, पर तब तक तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लस्ट डीमन हो, मुझे मरने का भी डर नहीं लगता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी वान को फिर से खून की उल्टी होने लगती है और वो मीनू को अपने से दूर कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। मीनू फिर ताम्रा के डायरेक्टर के पास कॉल करके वोंग जियोन के बारे में पूछती है, तो वो उसे बेगजो के पास जाने को बोलता है। फिर मीनू बेगजो के पास जाकर वोंग जियोन के बारे में पूछती है। तब बेगजो कहती है कि वोंग जियोन वो थी जो टूटी हुई चीज़ों को फिक्स करती थी। मीनू ये सुनकर कंफ्यूज होती है, तो बेगजो उसे समझाती है कि बहुत समय से ही पूरी दुनिया के डीमंस को कैप्चर करके ताम्रा में बंद किया जाता था एक बैरियर स्टोन की मदद से, पर अब वो बैरियर टूट गया है और इसलिए इतने सारे लस्ट डीमन ताम्रा में आ रहे हैं। एक वोंग जियोन ही है जो बैरियर्स को ठीक कर सकती है और वान को भी फिक्स कर सकती है, क्योंकि वान की धीरे धीरे पावर्स कम होती जा रही है। तब मीनू पूछती है कि वो अपने अंदर की वोंग जियोन को कैसे जगा सकती है, तो बेगजो उसकी बॉडी का मार्ग को छूकर कहती है कि तुम्हारे अंदर से जो लाइट निकलती है वो पूरे ताम्रा में फैलती है। बेंजुल से लड़ते समय तुम्हें खुद भी फील किया होगा। बेगजो फिर कहती है कि वोंग जियोन को तुम्हें कैसे जगाना है ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता, वो तुम्हें खुद करना होगा। तभी योंगजी वहाँ आ जाती है और बेगजो उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम कांग चैन को देखते हैं जो अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे जोहान आकर उसके गले पर तलवार रख देता है और कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है, तुम कब से ऐसे हो गए हो। तो कांग चैन कहता है कि उसे याद नहीं और कहता है कि वो उसे खुद से मार दे। तो जोहान कहता है ज़रूर कोई दूसरा रास्ता होगा, मैं ढूंढ कर रहूँगा। फिर आगे जोहान कांग चैन का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसमें दर्द होगा। जोहान अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है जिससे कांग चैन का डीमन बाहर आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा पेन में था और बहुत चिल्ला रहा था और जोहान से कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैं नहीं सह पाऊँगा। पर जोहान कुछ नहीं सुनता और अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और कांग चैन चिल्ला कर रह जाता है। अब उसके अंदर का डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। फिर कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मार दो, पर जोहान उसे मार नहीं पाता और वो वान को ढूंढता हुआ ग्रेवयार्ड तक जाता है। तब वान उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मीनू की जान खतरे में थी। तो जोहान कहता है कि तुम मुझे अपनी तरह बनाओ ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। वो लस्ट डीमन तो है पर इंसान भी है और मैं वादा करता हूँ अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो खुद उसे मार दूंगा। तो वान कहता है अगर तुम उसे मार सकते तो तुम यहाँ ना आते, और ये कहकर वान वहाँ से चला जाता है। तब जोहान मीनू के पास जाता है और कहता है कि मेरे भाई को एक एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है और उसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। जोहान फिर कहता है कि वो तुम्हारे लिए बस लस्ट डीमन होगा, पर वो मेरे लिए मेरा भाई है जो मुझसे 10 साल बाद मिला है, जिसके धोखे से ऑर्गन्स ले लिए गए हैं, जिसने जिंदगी में बहुत सफ़र किया है। तुमने जैसे सूर्योन को बेंजुल से बचाया था, प्लीज़ वैसे ही मेरे भाई को भी बचा लो। तब मीनू ट्राई करने के लिए तैयार हो जाती है, तो जोहान उसे अपने भाई के पास लेकर जाता है। मीनू उसके भाई को टच करती है तो उसके अंदर का डीमन जाग जाता है और वो मीनू को अटैक करने जाता है। तब जोहान बीच में आ जाता है और इसी चक्कर में घायल हो जाता है और कांग चैन मीनू की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ वान आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, पर वान अभी भी बहुत कमज़ोर था जिसकी वजह से वो हार रहा था। कांग चैन मीनू को मारने ही वाला होता है, तब पीछे से जोहान अपनी तलवार उसमें घुसा देता है। कांग चैन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और रोते हुए जोहान को गुड बाय बोलता है और वान भी अपनी तलवार उसमें घुसा देता है जिससे कांग चैन भी पत्थर बन जाता है। तब जोहान उस पत्थर को उठाकर बहुत रोता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुमतान को देखते हैं जो कि एक जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग थे और वो वहां एक सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है राजाओं की तरह। वहाँ योंगजी भी थी जो गुमतान को अंकल करके बुला रही थी।